हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल लर्न द इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसी सीरीज के वीडियो पार्ट 1 में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, उसमें इमेजेस कैसे बनते हैं, रिफ्लेक्शन के कितने काइंड्स हैं, रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार हैं इत्यादि। इस वीडियो पार्ट 2 में, जो रिफ्लेक्शन का ही पार्ट 2 है, हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में और कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में इमेजेस का बनना कैसे कैसे होता है, उसमें किस नेचर की, किस साइज की और किस डायरेक्शन में इमेजेस बनते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ कॉनकेव मिरर। हम अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखा कि समतल दर्पण में किस तरह से इमेजेस बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से। तो इमेज बनाने पहले जब आप इमेजेस बनाएंगे तो आपके पास अपना जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रोट्रैक्टर है वो हाथ में होना चाहिए और एक स्केल। उसके बाद इमेजेस बनने का जो टेक्निक है, ट्रिक है, वो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो इस प्रोट्रैक्टर में देखिएगा कि इस साइड भी डिग्रीज लिखे हुए हों और इसके वाइस वर्सा यानी उल्टे साइड भी सेम डिग्री लिखे हुए हों। तो यहाँ ऊपर से आप पॉइंट लगाएंगे 50 डिग्री यानी 50 डिग्री पर और इधर भी पॉइंट आउट करेंगे 50 डिग्री पर और दोनों तरफ से 50-50 डिग्री लेकर एक खड़ा चित्र बनाएंगे कॉनकेव मिरर का। आप फॉलो कीजिए। तो ये है एक स्फेरिकल शेप। इस स्फेरिकल शेप में अगर हम इस तरफ पारा से रंग या पेंट कर देते हैं तो इस दर्पण का तल यानी जिधर हम तस्वीर देखेंगे उसे तल कहते हैं, सरफेस कहते हैं, ये धंसा हुआ मिलेगा। तो जो धंसा हुआ है सरफेस, इसका माने ये एक कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर को हम मान लेते हैं M1 M2 इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निशान लगा देंगे और ठीक ये दोनों के बीच में मिरर के सरफेस में ठीक बीचों बीच सेंटर में एक हम पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम देंगे P यानी कि पोल या हिंदी में धुरी, पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक पोल से जिस गोलाई में ये मिरर घूम रही है या मिरर का जो रेडियस है, उस रेडियस के पॉइंट पर हम फिर एक दाग लगाएंगे जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरह से। तो जनरली आप लोगों का प्रोट्रैक्टर का रेडियस 5 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ से हम ठीक माप के रूलर से, स्केल से एक पॉइंट को हम दाग लगाएंगे 5 सेंटीमीटर में। तो ये 5 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो ये वक्र है उसका ये केंद्र है। इसको हिंदी में हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र और P के बीच ठीक 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में एक पॉइंट मिलेगा हमको, जिस पॉइंट का नाम हम देंगे F, मीन्स फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर का या उस दर्पण का ये फोकस बिंदु है। इसके बाद लेंस का हम वर्चुअल पार्ट को समझ गए कि एक बार फिर से देख लें कि इस मिरर का जो सेंटर है, यानी इस मिरर का जो बीचों बीच में हाफ करके जो एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे पोल, हिंदी में ध्रुव। उसके बाद जो इसकी गोलाई की त्रिज्या है
रेडियस है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच, यानी आपके प्रोट्रैक्टर के नाप के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा फोकस पॉइंट। तो ये है फोकस पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि किरण की चाल क्या होती है, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि रेज का मूवमेंट कैसे कैसे होता है। तो हम कॉन्केव मिरर में इमेजेस बनाने से पहले वर्चुअल पार्ट और वर्चुअल जो है रेज को हम समझेंगे कि रेज कैसे कैसे इसमें भ्रमण करती है, गमन करती है या फिर लाई होती है। तो आप ये जान ले। हाँ, ये एक और वर्चुअल पार्ट है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस px से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये है वर्चुअल पार्ट कि ये जो सीधी रेखा है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और P से होते हुए जा रही है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में प्रधान अक्ष। उसके बाद इस पॉइंट को C को हम हिंदी में कहेंगे वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। F को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कहेंगे फोकस, और P को ध्रुव और इंग्लिश में पोल। तो अब जो है किरणें कैसे कैसे गमन करती हैं, कैसे कैसे मूवमेंट करती हैं एक कॉन्केव मिरर में या किसी भी स्फेरिकल और गोलीय दर्पण में, हम इसको समझते हैं। तो अगर किरणें प्रधान अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हों, इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे लौटेगी फोकस से होकर हमेशा। देखिए, यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर, ये है प्रधान अक्ष, इसके पैरेलल या समानांतर जो किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से लौटेंगी? हमेशा फोकस पॉइंट से लौटती हैं। और फोकस का यानी कि फोकस बिंदु का परिभाषा भी यही है कि समानांतर आने वाली किरणें दर्पण या लेंस के जिस बिंदु से होकर परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं या रिफ्रैक्टेड होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। अब देखिए किरण का एक और चाल कि अगर किरण डायरेक्ट पोल पर आ रही हो, देखिए ये एक किरण है, कहीं से किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सोर्स से डायरेक्ट पोल पर आ रही हो, तो ये पोल पर आने वाली किरण लौटेंगी कैसे, ये जान लीजिए आप। तो ये लौटेंगी आते वक्त प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या प्रधान अक्ष के साथ जो है जितना एंगल बनाई थी, मान लीजिए 30 डिग्री बनाई थी, तो लौटते वक्त भी ये 30 डिग्री या 30 डिग्री बनाते हुए ये लौटेगी। तो ये है दो तरह का चाल आपने समझा कि एक चाल की प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें आ रही हों तो वो लौटेंगी कहाँ? फोकस से। और एक किरण ऐसा भी है जो डायरेक्ट पोल पर आ रही हों, तो पोल पर एक्सिस के साथ जितना कोण बना रही हो, जिसको हम लोग कल या पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए लौटेंगी। यानी कि यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब एक किरण ऐसी भी होंगी, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। अब एक किरण ऐसी भी है जो F यानी कि फोकस से होकर आपतित होती है और टकराती है मिरर में। देखिए फोकस पॉइंट है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट से किरणें ऐसे भी होंगी जो फोकस से होते हुए यहाँ पर टकराई, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, लौटना होगा, तो ये लौटेगी प्रधान अक्ष के समानांतर। इसका ये है रूल।
तो ये आई और ये वापस लौटेंगी। तो ये जो किरणें हैं फोकस से आने वाली, वो हमेशा लौटेंगी प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये है इसका तीसरा चाल या तीसरा गमन का तरीका रेज का। अब कुछ किरणें ऐसी भी हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएंगी। तो ये है सी, आप रूलर से रख के सी पर एक आपतित किरण बनाएंगे। तो ये किरण आई सेंटर से होके सी से होते हुए, तो सी से आने वाली किरणें जिधर से आई हैं उसी सी से होते हुए लौट जाती हैं बिना किसी विचलन के। तो 3 बातों को जो है आप यहाँ पर 4 बात बताई गई है। फिर से हम एक बार आपको रिपीट करते हैं कि किरणों का चाल या फिर प्रकाश के किरणों का दर्पण में, गोलीय दर्पण में गमन कैसे कैसे होता है। ये चाल का जो इसका रूल है या इसका जो वे है, ये दोनों तरह के दर्पण में यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में लागू होते हैं। तो हमने ये अवतल दर्पण में सीखा 4 बातें कि पहला कि अगर किरण प्रकाश के प्रधान अक्ष के समानांतर मिरर पर आती हैं तो लौटेंगी फोकस से होकर, यानी कि इस तरह से, ये बात बताया था मैंने। और अगर फोकस पर आ रही हैं या फोकस से होते हुए दर्पण में टकरा रही हैं तो ये लौटेंगी प्रधान अक्ष के समानांतर। और अगर सी से गुजर रही हों और दर्पण में टकरा रही तो फिर सी से होकर ही वापस चली जाएंगी। और अगर पोल पर यानी दर्पण के ध्रुव पर किरणें आ रही हैं तो प्रधान अक्ष के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ समान कोण बनाते हुए ये वापस लौट जाएंगी। यानी कि अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल इसने बनाया था तो लौटते वक्त भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल आई इक्वल टू हमेशा एंगल आर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये 4 तरीके आप याद रखेंगे। नंबर 1 कि जब किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हों तो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। और जब किरणें फोकस से ही होकर आ रही हों तो लौटते वक्त कैसे जाएंगी, वापस होंगी, परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्टेड होंगी, वो होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर दर्पण में आ रही हों तो वो उसी दिशा में बगैर किसी विचलन के, विदाउट एनी डेविएशन, वो उसी दिशा में लौट जाएंगी जिस दिशा से आई थी। उसके बाद है कि अगर पी पर आ रही हों इंसिडेंट रेज तो वो लौटेंगी रिफ्लेक्टेड होके बराबर एंगल बनाते हुए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये उसी रूल को फॉलो करते हुए ये किरण यहाँ से लौटती है। तो ये हुए 4 तरह के किरणों के चाल की किरण किस किस तरह से चलते हैं। तो किरण किस किस तरह से चलते हैं आप 4 सेपरेट फिगर बनाकर और इसको 1 2 3 4 करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपको हमेशा याद रखें, ये आगे कई क्लासेज में काम आने वाले हैं। तो हम फिर से एक बार चित्र को बनाते हैं। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के मेन बिंदु पर। ये तो बेसिक्स हुआ। अब हम कनकेव मिरर में इमेजेस कैसे कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी आप अवतल दर्पण बनाएंगे तो इस साइड 50 डिग्री पर और इस साइड 50 डिग्री पर राउंड करेंगे, यानी कि अपने प्रोट्रैक्टर को ऐसे रख देंगे। रखने के बाद 50 इधर, यहाँ 50 ले लेंगे और यहाँ 50 ले लेंगे और लेने के बाद इसको ऐसा एक वक्र खींच देंगे। ये है हमारा रेगुलर गोलीय दर्पण। अब हम जिधर पेंट करेंगे, पेंट के हिसाब से ये तय होगा कि ये उत्तल है कि ये अवतल है। तो अगर हम उठे हुए तल में पेंट कर रहे हों तो धंसा हुआ तल इसका सरफेस होगा और इसका नाम होगा कनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इमेज हम रख रहे हैं धीरे धीरे। तो जब भी आप इमेज रखने का फिगर बनाएंगे तो आप रूल को फॉलो करेंगे कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को आप लेफ़्ट साइड में रखेंगे और लेफ़्ट साइड में रखते हुए ऐसा फेस को दाहिने तरफ मिरर को बनाएंगे और लेफ़्ट तरफ हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या सारे भी इसके वर्चुअल पॉइंट्स को लिखेंगे। तो हम अब वर्चुअल पॉइंट्स को जो आपको पिछले क्लासेज में मैंने बताया वो मैं लिखने जा रहा हूँ।
तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये दर्पण है, और प्रिंसिपल एक्सिस जिस बिंदु को जाके छूता है उस बिंदु को हम लोग P यानी कि पोल कहते हैं। और ये जिस गोलाई से घूमी है, जिस सेंटर से, उसको हम लोग बोलते हैं C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर C और P के बीचों बीच जो एक दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं F यानी कि फोकस पॉइंट। अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं नंबर 1 कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, यानी कि ये C है और C के इधर जितने भी जगह हैं सबको हम कहते हैं अनंत यानी इन्फिनिटी। तो इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो इमेज कैसे कैसे मिलेंगे हमको, कैसे कैसे बनेंगे, इसमें हमको इसके 4 पॉइंट्स को लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कि इमेज उल्टा है कि सीधा है, दूसरा पॉइंट्स उसका साइज क्या है, तीसरा पॉइंट उसका प्लेस क्या है, और चौथा पॉइंट उसका नेचर क्या है। यानी कि क्या क्या लिखेंगे हम इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में जो हमारा कंक्लूजन होगा या जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इमेज का साइज, साइज के बाद प्लेस, उसका डायरेक्शन, उसके बाद चौथा नंबर में उसका नेचर, उसकी प्रकृति, कि वो रियल है कि वर्चुअल है, यानी आभासी है कि वास्तविक है। तो इन 4 बिंदुओं को जानना होता है इस ऑब्जर्वेशन से, इसमें हमको लिखना है। तो हम इस तरह से धीरे धीरे 7 जगहों पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहला स्थान 7 प्लेस में, पहला प्लेस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी तस्वीर हमको देखना है, वो कहाँ है, बिटवीन C एंड इन्फिनाइट। तो अब हम वस्तु को यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, C के बाहर रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ एक हम वस्तु रखते हैं और इस वस्तु का नाम है, मान लीजिए पिन, एक पिन रखते हैं इस तरह से एरो लगा के, और इसका हम नाम देते हैं AB। ये वस्तु दिख रही है आपको। अब इस वस्तु से एक समानांतर किरण लेंगे जो दर्पण में जाके टकरा रही हो। और ये टकरा के दर्पण में जाके आपतन बिंदु पर मिली। तो ये पैरेलल किरण है। हमने अभी आपको बताया कि पैरेलल किरण लौटती कैसे हैं, तो F से होके लौटती। तो इसका ये रूल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कि ये कहाँ से लौटेगी, F से। एक और 4 रूल आपने पढ़ा था, 4 में से कोई भी रूल आप 2 किरण को लेंगे, दो किरणों को अप्लाई करेंगे। एक रूल आपने ये भी पढ़ा था कि किरण C से गुजर रही हूँ और दर्पण में जा कर के टकरा रही हूँ, तो ये जहाँ जिस रास्ते से गई थी, इसका रूल है कि उसी रास्ते से ये वापस लौट जाएगी। तो यहाँ हमें एक कट पॉइंट और एक कटान बिंदु मिलेगा। गौर कर रहे हैं आप। तो इस कटान बिंदु में ही इस पिन का हेड है और इस तरह से उल्टा एक पिन यहाँ तस्वीर नुमा बनेगा, जिसका हम नाम देंगे A डैश्ड और B डैश्ड। ये देख रहे हैं आप। तो ये तस्वीर हमें प्राप्त हुई। तो ये तस्वीर सबसे पहले आप बताइए कि साइज में क्या है, कि ऑब्जेक्ट AB के छोटा है या बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये साइज में छोटा है, मतलब कि स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस कहाँ है इसका, ये कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ, गौर कीजिएगा आप, C और F के बीच प्राप्त हुआ। आप जूम करके या बड़ा करके स्क्रीन देखेंगे, बिटवीन C एंड F। उसके बाद डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये उल्टा है कि सीधा है, तो इसका सर इधर था B के तरफ, यानी कि एक्सिस के ऊपर, और इसका है एक्सिस से नीचे, तो यानी कि ये उल्टा है, यानी कि इन्वर्ट है। चौथा चीज़ नेचर, तो जो भी तस्वीर उल्टी होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, तो इसका नेचर में हम लोग लिखेंगे कि ये तस्वीर नेचर। तो जब हम वस्तु को C और अनंत के बीच रखते हैं तो मुझे कैसी तस्वीर प्राप्त होती है, उसके 4 प्रॉपर्टीज़, 4 उसके लक्षण। नंबर 1 वो स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट के। नंबर 2 बिटवीन C एंड F, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद डायरेक्शन उल्टा है, जब उल्टा है तो उसका नेचर ऑटोमेटिकली रियल होगा, और अगर ये सीधा होता, कोई भी तस्वीर यहाँ सीधा भी एक तस्वीर प्राप्त होगी तो वो रियल नहीं होकर के वर्चुअल होगा और वो तस्वीर सीधी होगी। तो ये हुआ पहला प्लेस, पहला केस कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। अब हम तस्वीर को धीरे 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 ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ठीक C पर, ऑन C, यानी C पॉइंट पर। तो तस्वीर कहाँ प्राप्त होगी, इमेज कहाँ प्राप्त होगी, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो फिर से आपको बताते हैं, ये है P और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है C पर ही हम तस्वीर को रख देते हैं और इसका नाम हम देते हैं AB। ये AB हमारा एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट। तो AB से एक किरण हम लेंगे पैरेलल, जो लौटेगी कहाँ, फोकस से होकर। एक और किरण लेंगे, चूँकि हमको एक कटान बिंदु प्राप्त करना होता है, कट पॉइंट प्राप्त करना होता है, उस कट पॉइंट से ही हम जानते हैं कि तस्वीर कहाँ बनती है। तो एक और रे लेंगे जो जा रही है पोल में। तो पोल में जब रे जाती है तो वो इंसिडेंट एंगल के साथ, इंसिडेंट रे के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस में एंगल बनाई है जितना डिग्री का, उतना ही डिग्री बनाते हुए ये वापस लौट जाएगी। तो लौटने के बाद देखिएगा कि यहाँ एक कटान बिंदु मिला है या कट पॉइंट मिला, तो ये कट पॉइंट ठीक C पर मिलता है। ठीक कहाँ पर मिलता है, C पर। और यहाँ पर A डैश्ड और B डैश्ड हमें एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो साइज में जितना AB हो उतना ही A डैश B डैश होता है, यानी साइज में इक्वल होता है। तो इसके 4 नेचर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे, नंबर 1 कि साइज में ये इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। प्लेस कहाँ होगा, ऑन C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही ये प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ की डायरेक्शन इसका उल्टा है, और जब उल्टा है तो रियल इमेज है। तो ये 4 जो है नेचर या 4 इसका ऑब्जर्वेशन है कि जब हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से एक पैरेलल रे और एक पोल में रे, दोनों रे जब लौटती हैं तो वो B डैश पर मिलती हैं, और B डैश से हम सीधा परपेंडिकुलर जब एक रेखा का मिलान करते हैं तो जाके C में मिलती है, यानी कि A डैश और B डैश यहाँ पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होती है जो वस्तु के इक्वल है। प्लेस उसका C होगा, यानी C पर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही मिलेगा। डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, और ऑब्वियसली जब उल्टा होगा तो वो एक रियल इमेज होगा। अब आगे देखते हैं हम। तो ये था केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन C,
तो ये रहा दूसरा केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन सी, कि जब सी में हम रखते हैं तो सी में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो सी में ही तस्वीर उसी के बराबर इक्वल उल्टा और रियल प्राप्त होती है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं, तब देखते हैं कि हमें किस तरह का इमेज प्राप्त होता है। तो ये फिर से हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सी, उसी के हाफ में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एफ, और जो दर्पण का मिरर का सबसे सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है पोल, हिंदी में ध्रुव। और अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तीसरा केस देखते हैं। हमने दो केस देख लिया। एक केस पहला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और अनंत के बीच। दूसरा केस हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सी पर है। अब सी से थोड़ा अंदर रखते हैं और एफ से पहले, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये सी है और ये एफ है, इसके बीच में कहीं पर इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और इसका हम नाम देते हैं ए और बी। तो फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए एक यहाँ से किरण आपतित करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पर, मिरर में। ये लौटेंगी कहाँ से, फोकस से। एक किरण फिर हम इंसिडेंट रे लेंगे जो P पर आई है, और आप जानते हैं कि P पर आने वाली बराबर कोण या बराबर एंगल बनाते हुए वापस लौटती है। तो हमें कुछ दूर में एक बड़ी तस्वीर और उल्टा तस्वीर प्राप्त होती है। ये है इसका इमेज, जिस इमेज को हम नाम देंगे A डैश्ड और B डैश्ड। तो अब आइए इसका हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, इसके केस को लिखते हैं कि ये क्या है। तो इसका साइज क्या होगा इस हालत में, तो ऑब्वियसली आपको तस्वीर में दिख रही है कि ये बिगर देन ऑब्जेक्ट। और प्लेस कहाँ होगा इसका, तो सी और अनंत के बीच है, तो ये होगा बिटवीन सी एंड इन्फिनाइट। दूसरा ये उल्टा है, और चौथा चीज़ कि जब उल्टी है तो ये इमेज रियल होगी। तो इसकी चार प्रकृति हम लिखे हैं, चार ऑब्जर्वेशन लिखे हैं कि जब वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो AB, तो AB से दो किरणें आएंगी और वो कटान बिंदु मिलेंगी सी और अनंत के बीच में। तो ये जब सी और अनंत के बीच में मिलेंगी तो ये तस्वीर उसकी साइज में बिगर होगी, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी होगी। उसके बाद सी और अनंत के बीच में मिलेगी, ये हो गया इसका प्लेस, सी एंड इन्फिनाइट के बीच। डायरेक्शन इसका उल्टा है, यानी कि B का सर उधर है तो इधर B का सर इसका नीचे है। उसके बाद इसका नेचर जब उल्टा होने की वजह से ये एक रियल इमेज है। अब तस्वीर को हम और आगे बढ़ाते हैं और F में रखते हैं। ये होगा हमारा चौथा केस। चौथा केस, चौथा पॉइंट कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्यूरेट एग्जैक्टली F पर हो, ऑन F पर हो, फोकस पर हम लोग इसको। फिर आप एक अलग से मिरर बनाएंगे। आप एक ही फिगर में सभी केस को नहीं लिखेंगे, सातों केस के लिए आप अलग अलग 7 फिगर बनाएंगे। फिर से हम इसको या आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आप फिर से प्रोट्रैक्टर के माध्यम से मिरर को बनाएंगे। यहाँ एक पॉइंट है जिसको आप 5 सेंटीमीटर में C लिखेंगे और 2.5 सेंटीमीटर में F लिखेंगे, और उसके बाद ये तो P है जो दर्पण का सेंटर है या फिर मिरर का सेंटर है। अब हम केस नंबर 4 देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन F, कि F में जब हो, यानी कि ठीक F में हम
तस्वीर को रखते हैं और इसका नाम देते हैं हम ए बी। तो ए बी से यानी पी पॉइंट बी से एक पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे निकलेगी जो लौटेगी फोकस से होकर। उसके बाद बी से पी पर एक आपतित होगी किरण, इंसिडेंट रे, जो लौटेगी इधर। तो ये जो लौटने का इसका सिचुएशन हुआ, ये ऐसा हुआ कि ये यहाँ पर कहीं नज़दीक में या निकट पॉइंट में नहीं मिलेगी, ये अनंत में जा कर के मिलेगी। और फोकस में जब हम तस्वीर को रखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा आवर्धित, एक गिगेंटिक तस्वीर बनेगी जो हमारी आँख शायद नहीं देख पाए, और दूर में अनंत में जा कर के बनेगी। चूँकि ये किरणें पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल किरणें आगे कहीं जाकर प्रकाश की प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की वजह से जा कर के मिल जाए तो मिल जाए, एक आवर्धित और बहुत बड़ी तस्वीर बनेगी। लेकिन वो तस्वीर जो है उल्टी ही होगी, बहुत बड़ी होगी और रियल होगी। तो इसका नेचर हम लिखेंगे, इस तस्वीर को आप यहाँ पैरेलल करके छोड़ देंगे और ये लिखेंगे बिगर नहीं बल्कि लार्जर दैन। लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये बनेंगी कहाँ? ऑन इन्फिनाइट, अनंत पर। और डायरेक्शन तो उल्टा ही होगा, और फिर उल्टा होने की वजह से उसका नेचर रियल होगा। तो ये है केस नंबर 4। अब हम देखते हैं केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट को और अंदर ले जाते हैं, यानी कि अब 5वां नंबर में हम F और P के बीच में रखेंगे। तो ये है केस नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P। तो हम पहले फिर पेंसिल के माध्यम से आप एक रे डायग्राम खींचेंगे, यहाँ पर C बनाएंगे, फिर F बनाएंगे, P बनाएंगे। उसके बाद हम अब जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन F और P। तो F और P के बीच में मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है AB। तो AB से एक पैरेलल रे जाएगी थोड़ा ही दूर तक, फिर ये लौटेगी कहाँ से? F से, और फिर एक किरण जाएगी पोल पर, और ये एक बड़ा सा एंगल बनाएगी, जिसका एंगल बड़ा होने के नाते ये जो इंसिडेंट रे है और उसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रे है, ये फैल गया और आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब ये कहीं नहीं मिलेंगे तो हम एक पीछे एक आभासी एक्सिस को बढ़ा देंगे। ये काल्पनिक एक्सिस है, और इस पॉइंट को हम पीछे डॉट में मिलाएंगे, डॉटेड। तो डॉटेड यहाँ पर मिलेंगी, और मिलने के बाद डॉटेड यहाँ पर एक बिटवीन, इसको अलग लिख देते हैं, P एंड F। तो A डैश्ड और B डैश्ड एक तस्वीर प्राप्त हुई जो सीधा भी है, बड़ा भी है और दर्पण के पीछे। तो ये बात आप समझ गए कि जब F और P के बीच में हम AB ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो B से एक किरण निकलेगी जो समानांतर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो लौटेगी F से। फिर एक और हम रे लेंगे जो P पर आपतित होंगी या फिर रिफ्लेक्टेड होंगी P से, और आगे ये दोनों रेज की मिलने की संभावना नहीं है। यही दोनों रेज को काल्पनिक रूप से पीछे मिलाया जाता है डॉटेड में। तो एक तस्वीर प्राप्त हुई A डैश्ड और B डैश्ड। तो ये तस्वीर जो है सीधी है, बड़ी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो अब इसके 4 जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन पर आप गौर कीजिए। पहला कि साइज क्या है, तो साइज इसका बड़ा है, बिगर दैन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, प्लेस कहाँ होगा? मिरर के पीछे,
बिसाइड द, यानी देखिए ये मिरर है और मिरर के ये पीछे बना, बिफोर द मिरर। उसके बाद डायरेक्शन क्या है, तो ये इसका डायरेक्शन सीधा है, इरेक्ट। वहाँ तो इन्वर्ट बन रहा था, यहाँ काल्पनिक तस्वीरें हमेशा इरेक्ट होती हैं। और नेचर क्या हुआ, अब इसका नेचर वर्चुअल हो जाएगा कि सीधी तस्वीरें हमेशा वर्चुअल बनती हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो है सीधी तस्वीरें वर्चुअल बनती हैं। तो ये रहा केस नंबर 5। अब एक और केस हम देखते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन पोल, यानी पोल में सटा हुआ, इज एकदम हम ठीक उसको P में रख रहे हो, ऑन P, यानी कि दर्पण के ठीक ध्रुव में रखी गई है। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल एक स्फेरिकल मिरर बनाएंगे अपने प्रोटेक्टर से 50-50 डिग्री लेकर, और फिर इसको यहाँ हम पेंट करेंगे। तो ये मिरर बन गया, इसका यहाँ पर P है और कुछ दूरी पर फोकस होगा और उसी के दुगना दूरी पर C होगा। तो अब वस्तु को धीरे धीरे हम कहाँ रख रहे हैं, पोल की तरफ बढ़ाते चले जा रहे थे। अब पोल में ये वस्तु को बिल्कुल एडजेसेंट यानी सटा के रखेंगे, वेरी नियर टू। ये एक वस्तु है जो आपको दिख रही है। तो इससे जो किरणें जाएंगी वो वापस लौटेंगी F से, और एक बराबर एंगल जाते बना के P से किरणें लौटेंगी, वो लौटेंगी रिफ्लेक्टेड होके इक्वल एंगल बनाते हुए। तो ये भी जो है आगे जाके दोनों रेज को मिलने की संभावना बहुत कम है। तो इस रेज को धीरे धीरे हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो बहुत ही स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा या लगभग इक्वल एक हमको इमेज प्राप्त होगी A' और B', जो सीधा होगी और लगभग बराबर होगी और इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे नेचर में कि अबाउट इक्वल, यानी राउंड अबाउट साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन उसको इक्वल माना जाता है। अबाउट इक्वल प्लेस कहाँ होगा, तो ये P पर मिलेगी, यानी पोल पर ही बनेगी, ध्रुव पर बनेगी जो P है। उसके बाद डायरेक्शन इसका भी सीधा होगा, इरेक्ट, और नेचर इरेक्ट होने की वजह से ये वर्चुअल होगी। तो ये हमने देखा छठा केस और छठा ऑब्जर्वेशन किसी भी दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, कि किस किस तरह से यहाँ तस्वीरें बन रही हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 7वां केस, जो लास्ट केस है, कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत में हो, इन्फिनाइट में, तब इसकी तस्वीर कहाँ बनती है। इसको फिर से एक बार हम लोग साफ करते हैं ताकि और क्लीन आपको दिख सके। तो आप ये एग्ज़ाम में इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप गौर से देखेंगे और गौर से देखने के बाद इसको बनाएंगे। तो हमने एक ऐसा अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो दर्पण का सेंटर है, और यहाँ पर जो हमने बताया था एक मेजरमेंट आपको कि 5 सेंटीमीटर में लगभग C होता है, और 2.5 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो वहाँ पर F होता है। तो अब किरणें अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आने वाली किरणों का सब का डायरेक्शन हम ऊपर से नीचे से सब में पड़ रही हो। तो ये एक किरण आई अनंत से, ये तिरछा इसलिए नहीं आती है कि तिरछा अगर थोड़ा सा भी हम इसको तिरछा करेंगे तो दर्पण में पड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए जितने भी किरणें आएंगी वो सब के सब पैरेलल होंगी, सबको पैरेलल कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए कि
चांद को देखना है, चांद आ रहा है इसमें। अब ये सारे लौटेंगे कहाँ से? फोकस से, चूँकि मैंने बता दिया है कि फोकस में, तो सारे का जो कटान बिंदु कहाँ मिलेगा? फोकस में। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा बहुत ही तेज़ कलर का, शार्प कलर का तस्वीर मिलेगी जो हमको बहुत छोटा दिखाई देगी। यहाँ पर हम बना नहीं रहे, सिर्फ वहाँ पर मैंने आई लिख दिया है, आई स्टैंड फॉर इमेज। तो अनंत से आने वाली ऑब्जेक्ट की तस्वीर फोकस पर ही बनेंगी और वो सीधा बनेंगी और बहुत ही छोटा बनेंगी। तो हम इसका जो नेचर लिखेंगे वो इस तरह से होगा। साइज मतलब कि वेरी टाइनी, बहुत छोटा। प्लेस ऑन एफ, यानी कि अनंत से जो आ रही हैं किरणें वो एफ पर ही मिलती हैं। डायरेक्शन इसका इरेक्ट होंगी और नेचर ये रियल इमेज होगी। तो ये रहा केस नंबर 7 कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन एफ, कि जब एफ से आ रही हो किरणें समानांतर, तो सभी समानांतर आने वाली किरणें कहाँ से लौटती हैं? फोकस पर। और फोकस पर एक छोटी सी तस्वीर बहुत चमकती हुई बनती है, जिसको कभी कभी हमारी आंख देख भी नहीं सकती। उसको देखने के लिए फिर दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये छोटी तस्वीर जिसको मैंने आई से यहाँ डिनोट किया है, ये तस्वीर आपको प्राप्त हुई। तो ये 7 केसेस हमने देखे कॉनकेव मिरर में। अब हम जल्दी से देखते हैं इसी सभी केसेस को कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि उत्तल दर्पण में। ये तो अभी आपने अवतल दर्पण में देखा। अब हम यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं कि अभी आपने कॉनकेव देखा, अब आप देखिए इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने का एक बार फिर से तरीका और इसके वर्चुअल पॉइंट्स को आप जान लें। तो अब आप अपने प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखेंगे और इस तरह से एक 50-50 डिग्री में आप एक कर्व बनाएंगे और इसका पेंट आप अंदर करेंगे और चिकना तल जो होगा इसका उभरा हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम उत्तल है और इधर तस्वीर दिखेगी। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो सबसे सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं P, यानी कि पोल। उसके बाद इस दर्पण में चित्र बनाने के लिए हम दोनों तरफ एक्सिस को खींचेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा आभासी तस्वीरें बनती हैं और दर्पण के पीछे बनती हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो काल्पनिक हमारा प्रधान अक्ष है वो दोनों तरफ हम खींचेंगे। तो ये हो गया P, फिर 5 सेंटीमीटर में लगभग आपका C होगा और C से फिर आधा F होगा। इसी तरीक़ा से आप इधर भी लिख लेंगे कि इधर भी फोकस होगी, लेकिन उसको आप F डैश मानेंगे। इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, जिसको आप C डैश से डिनोट करेंगे। और ये है अवतल दर्पण में चित्रों का बनने का शुरुआत। कि अब यहाँ तस्वीर को हम उसी तरीक़ा से रखेंगे जिस तरीक़ा से हम कॉनकेव मिरर में रखते आए थे। तो याद होगा कि वहाँ हमने केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन C एंड इन्फिनाइट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये कॉन्वेक्स मिरर में हम पढ़ रहे हैं इसको, बिटवीन C एंड इन्फिनाइट, यानी कि यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट से एक समानांतर किरण जाएंगी। तो समानांतर किरणें लौटती कहाँ से हैं? तो आपने कॉनकेव में पढ़ा था कि फोकस से लौटती हैं। तो यहाँ फोकस से लौटेंगी नहीं, बल्कि फोकस से लौटती हुई, यानी यहाँ से लौटती हुई प्रतीत होंगी, यानी लौटेंगी ये ढलान की तरफ ऊपर। तो ये किरण लौट गई। उसके बाद एक किरण P पर आएंगी,
पोल पर, तो पोल पर जो किरण इंसिडेंट एंगल बनाती है वो इक्वल एंगल बनाते हुए वापस लौटती हैं, यानी कि इस दिशा में आएंगी। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल पैरेलल वाला है। तो ये दोनों एंगल को कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे फोकस पर, फोकस से गुजरती हुई मालूम हो, यानी कि F डैश पर, और फिर जो P से गुजरी थी उसको भी हम लोग पीछे की ओर मिलाने का कोशिश करेंगे। तो ये जा कर के मिलेंगी दर्पण के पीछे P और F के बीच एक तस्वीर प्राप्त होगी जो वस्तु के मुकाबले काफ़ी छोटी और सीधा और वर्चुअल होगा। तो इसमें हम नेचर में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में कि साइज क्या होगा, स्मॉलर, प्लेस कहाँ होगा, बिसाइड द मिरर, डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो इसका डायरेक्शन भी इरेक्ट होगा और नेचर इरेक्ट होने की वजह से ये वर्चुअल होगी। तो ये 4 केसेस हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन सी एंड इन्फिनाइट, तो ये तस्वीर कहाँ प्राप्त होती है, दर्पण के पीछे। और इसका ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि साइज में कुछ छोटा, प्लेस बिसाइड द मिरर, डायरेक्शन हमेशा सीधा और नेचर हमेशा इसका जो है वर्चुअल होगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में और इसमें तस्वीरें क्या हुई ये देख लिए। तो आप ये इस केस को फिर से समझ लें, ये इसी तरह के 7 केस आएंगे और 7 केसेस में जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो सेम होंगे। कॉन्केव मिरर में आपने पढ़ा कि उसमें ऑब्जर्वेशन डिफरेंट थे, वहाँ इमेजेस वर्चुअल भी बन रही थी, रियल भी बन रही थी, साइज जो है छोटा बड़ा भी बन रहा था, लेकिन इसमें हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, और वहाँ जो है 7 केसेस अलग अलग थे। यहाँ पर 7 केसेस सेम हैं, इसलिए हम एक तस्वीर बना के इस क्लास का एंड करना चाहते हैं कि अब लगभग कि आप फिर तस्वीर को रखेंगे C में, नंबर 2 में, C के बाद फिर रखेंगे C और F में, फिर आप रखेंगे F में, फिर आप रखेंगे F और P के बीच, फिर आप रखेंगे P के बीच। तो ये सारे केसेस और सारे ऑब्जर्वेशन आपके सेम होंगे। साइज हमेशा सभी 7 केसेस में स्मॉलर होंगे, सभी 7 केसेस में प्लेस बिसाइड द मिरर होंगे, डायरेक्शन सभी में सीधा होगा और नेचर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होगा। इसको समझने के लिए एक और केस में हम आप देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो, और फिर इसके 5 केसेस आप अपने से बनाइए। तो हमने जैसा कि पहले बताया था कि एक बार फिर से उसको हम लोग रिपीट करते हैं कि एक मिरर बनाएंगे 50-50 डिग्री में लेकर के, आप ऐसा इसको अंदर की तरफ आप डैश डैश से पेंट करेंगे। इसका तल इधर जो उभरा हुआ है इधर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस दोनों तरफ बनाएंगे, क्योंकि इसमें इस रे डायग्राम में दोनों तरफ के प्रिंसिपल एक्सिस एक्टिव होते हैं, दोनों तरफ के प्रिंसिपल एक्सिस काम में आते हैं। तो ये दर्पण की जो गोलाई है लगभग आपके प्रोट्रैक्टर के मुताबिक 5 सेंटीमीटर, वही 5 सेंटीमीटर में इसका C होगा। C और P जो यहाँ आप देख रहे हैं इसके आधा में F होगी, ठीक इसी तरह से उल्टा P के उधर F होगा, जिसको हम लोग F डैश लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा फोकस है, काल्पनिक फोकस है। फिर उधर C लिखेंगे, C को हम लोग इधर डैश में लिखेंगे। अब हम केस नंबर 2 यानी केस नंबर 2 लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, जैसे कि हम लोग लिखें बिटवीन C एंड F। अब केस नंबर 2 में क्या था कि हम रखते हैं ऑन C पर। तो ठीक C पर एक हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ से स्केल के माध्यम से आप एक पैरेलल रेज बनाएंगे, ये लौटेंगी फोकस के प्रतीत होते हुए। फिर एक रे आएगी P पर जो बराबर एंगल बनाते हुए यहाँ से लौटेंगी, और ये दोनों रेज की मिलने की संभावना नहीं है,
तो फिर पीछे हम इसको काल्पनिक रूप से डॉट डॉट में मिलाते हैं, फिर इसको डॉट डॉट में मिलाते हैं तो एक तस्वीर छोटी सी सीधी प्राप्त होती है, जिसका फिर ऑब्जर्वेशन वही होगा जो ऑब्जर्वेशन केस नंबर 1 में था। तो 2 में भी वही होगा, 3 में भी, 4 में भी। तो इसमें जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसको आप बनाने का कोशिश करेंगे कि तो इसमें भी साइज क्या है, साइज ऑफ द प्रतिबिंब या इमेज स्मॉलर, प्लेस कहाँ होगी, बिसाइड द मिरर, डायरेक्शन क्या होगी, इरेक्ट, उसके बाद नेचर क्या होगी, वर्चुअल। तो बाकी के 5 आप प्रैक्टिस करेंगे और हम क्लास यहाँ पर कंक्लूड करते हैं इस कंक्लूजन के साथ कि आपने यहाँ पर इमेज बनते देखा वीडियो पार्ट 1 में, ये वीडियो पार्ट 2 है कि किस किस तरह से बने। पार्ट 1 में आपने देखा था कि प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बन रहे थे। तो इन प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर will always produce an upright and virtual image. Real images are formed in concave mirror. Virtual images are formed by a concave mirror when the object is placed between P and F. That means a concave mirror only produces an upright if the object is located between pole and the focal point of the mirror. यानी कि अवतल दर्पण में रियल और वर्चुअल यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की इमेजेस बनती हैं, सीधी और उल्टी दोनों प्रकार की इमेजेस बनती हैं। जबकि प्लेन मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में बातें सेम हैं कि यहाँ पर जो भी तस्वीरें प्राप्त होती हैं वो हमेशा वर्चुअल यानी कि काल्पनिक प्राप्त होती हैं और हमेशा सीधा प्राप्त होती हैं। साइज में कुछ बहुत फ़र्क होता है, छोटा बड़ा होता है। तो ये जान लें, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाती हैं और अवतल दर्पण इरेक्ट भी बनाती हैं, इन्वर्ट भी बनाती हैं और रियल इमेजेस भी बनाती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनाती हैं। तो हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके आगे वीडियो पार्ट 3 में हम फिर हाजिर होंगे मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला का क्लास को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।